खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पूर्व मंत्री गुड़ा की लाल डायरी के गूढ़ रहस्यों को लेकर बनी चर्चा। भाजपा ने कहा डायरी में भ्रष्टाचार का हिसाब है कैद, वहीं कांग्रेस ने बताया व्यर्थ बयानबाजी। भाजपाइयों ने अलवर कृषि उपज मंडी पर किया प्रदर्शन, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत उठाई किसान कर्ज माफी की मांग। भाजपाई सभापति को हटाने की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से मिलने जयपुर पहुंचे कांग्रेसी पार्षद। वार्डों में अव्यवस्थाओं को लेकर इस्तीफे की भी दी चेतावनी। और हथियार की नोक पर व्यापारी से लूटे करीब 7.25 लाख। जालूकी रोड पर सामने आई वारदात। और अब खबरें विस्तार से। सचिन पायलट खेमे के नेता और हाल ही मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी को लेकर चर्चाएं जारी हैं। गुड़ा का दावा है कि इस डायरी में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के राज छुपे हुए हैं। भाजपा भी इसे सत्य बताकर हवा दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस गुड़ा पर व्यर्थ बयानबाजी का आरोप भी लगा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री गुड़ा ने मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी थी। पायलट खेमे के गुड़ा द्वारा इस टिप्पणी के बाद सीएम गहलोत ने उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद वे एक लाल डायरी लेकर विधानसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की बातें इसमें दर्ज होने की बात कही, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर गुड़ा को बाहर निकाल दिया गया था। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था, और मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा, साहब मैं बोलना चाह रहा हूं। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इश्यू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था, मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू? मैंने कौन सी गलती की है? मेरी गलती क्या है? मैं किस चीज की माफी मांगू? मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया, और उसके बाद आज वो मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके
विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने। कितने दिन के लिए निकाला? अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे। अब कौन से मंत्री शामिल थे? कार्रवाई भी कर सकते हैं, मुझे के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए, जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने तो एक महिला की 2 बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने देके उसकी बच्ची की शादी कराई और ये मुझे मेरे मुकदमे लगाया मेरे अपहरण का। मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं इनका वेलकम करता हूं। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। गुड़ा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप देखिए, इंतजार कर रहे हैं? मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, अध्यक्ष के सामने मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा, मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको देके और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी? मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घूंसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने। ये भी छीन लेंगे आपसे फिर? मेरे छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। आप मीडिया चौथा स्तंभ में लोकतंत्र का कंधा, तो मीडिया को दिखाइए ना, क्या है इसके देखिए वो उनसे पूछो, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली? वो डायरी छीनना नैतिक था क्या? इसमें क्या है वो बता दीजिए। वो मैं बता दूंगा, अभी टाइम बहुत बड़ा, जनता में जाऊंगा, कौन से नाम पास आऊंगा। कौन से नाम है इसमें? एक तो नाम आप बताना चाहेंगे? एक तो नाम बताना अरे अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत है और कौन फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है। बाकी क्या है? बाकी तो ये सारे लिखी किसने थी? धर्मेंद्र जी राठौड़ ने लिखी है, पता है सबको। 9वीं मंजिल पे मुझे बली का बकरा जाके बोले, गुड्डा तू ये डायरी नहीं लाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की, मैं राव सेखा का वंशज हूँ। हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी रड़ावता में महिला के सम्मान के लिए। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, या बढ़वागिरी करने के लिए नहीं भेजा। मुझे भेजा तो यहाँ महिलाओं के साथ, उसकी अस्मत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी, अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे, नहीं जाने दे, तो अब आप जा नहीं पाएंगे। अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए, इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, तो हो सके जहां जा ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तुम माफी मांग ले। मैंने कहा क्या? आपको माफी मांगे? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड़ा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए, मैं उससे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं हूंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। दो बात है, एक तो जो 5 विधायक है, जोगेंद्र रवाना,
वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे? मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था। मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था। मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, वो तो अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या आप? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे। मेरे भाई राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है। और वो पार्ट तो टेलर था, अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए? वो ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा अगर सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए, 2 आप बात बता दो। एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी के अंदर वो बता दीजिए। किसको पैसा? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? नाम तो बता दीजिए, डायरी में जिनके एक नाम दो नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम। क्या मैं बता दूंगा। विधायक थे उनको देखिए कितने मिले, किसकी पैसे? मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल करना लेन देन चाह रहा कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? था। कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था। उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। जी बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से कहा? हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पर निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी। आप सबको पता है रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज गुजर। ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। घटना है उनकी आवाज पर था लॉकर में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा तोड़ के सरकार को बचाने के लिए। छापेमारी हुई थी उनके धर्मेंद्र राठौड़ के घर, उस टाइम आप लेकर आए? कुछ टाइम लेके डायरी लेके एक विजुअल करा दीजिए आप। डायरी लेके ये डायरी ये आप हाथ में पकड़ के एक बार डायरी लेके खोल के भी दिखा दीजिए। खोल के दिखा दिखा दीजिए थोड़ी सी। वो अंदर उनको पूछो जो तो खोल दो भाई। वो जो ला रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम को। डायरी कितने पार्ट है भाई साहब? एक पार्ट आएंगे आप लोगों ने। सामान ये दूसरी जगह रखा है। राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा, सबसे पहले इसीलिए वो जेल पहुंचा देगी। तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अपराधी वो गढ़ है। लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और
ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ। ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो ये अंदर बैठे, इनको इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी, जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप। मेरे से क्या पूछ रहे हो? करा दो इनका, मेरा भी करा दो। ये सारे के सारे मुझे किस तरीके। उधर इस प्रकरण को लेकर एटीएल ने कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से बातचीत की। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका के अनुसार लाल डायरी में राज्य सरकार का भविष्य कैद है कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के दौरान कितने विधायकों को धन दिया। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कितने करोड़ का लेन देन हुआ। नरूका के अनुसार लाल डायरी के खोलने पर यह साबित हो जाएगा कि राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह लाल किताब राजस्थान के कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान का, उस लाल किताब की तरह से लाल किताब में जो भविष्य लिखा हुआ है, इस तरह से लाल डायरी में भी राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रमुख जो मंत्री हैं उन सब के भविष्य लिखा हुआ है। उनके जन्म कुंडली लिखी हुई है कि कौन ने कितना पैसा कब खाया, किसके पास कितना पैसा कब गया, कब अविश्वास प्रस्ताव जब लग रहा था उस समय गहलोत जी ने किन किन को कितना पैसा दिया। साथ में जब क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ उनके वैभव गहलोत के, उस समय उन्होंने किन किन लोगों को खरीदा, या राज्यसभा चुनाव में ये किन किन लोगों को पैसे देकर खरीद फरोख्त की या हॉर्स राइडिंग की। जो हॉर्स राइडिंग के बारे में अशोक गहलोत जी बात करते हैं, वह अब इस लाल किताब के वास्ते या लाल डायरी के रूप में स्वयं फंस चुका है पूरा का पूरा कांग्रेस का परिवार। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से बौखलाहट है कांग्रेस के लोगों में कि इस लाल डायरी का राज उजागर नहीं हो जाए, इसलिए उन्हीं के मंत्री जो राजेंद्र गुढ़ा जी के पास ये राज के माध्यम से इन्होंने लाल डायरी को खुशवा के मंगवाया था, बहुत सारे लोगों के साथ साथ भेजकर, और उन्होंने उस राज को छुपाए रखने के रूप में मंत्री पद भी लेके रखा। और जब आज इस विषय पर विवाद खड़ा हुआ है, जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और अराजकता का माहौल है, तो कांग्रेस के लोग, अशोक गहलोत जी और उनके चुनिंदे लोग, जो सब लोग और जो प्रभारी थे, वो ऐसे बौखला गए और उनको ये लगा कि यार ये आदमी हमारा राज खोल देगा, इसलिए उनको निलंबन किया है। और उनके साथ साथ जो बदतमीजी की वह ऐसे ही है। मैं तो ये कहूँगा कि एक ईमानदार राजनेता का अगर कोई अपना हक अदा करता है तो हमको अपने विषय रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जो दुराचार हुआ है वह बिल्कुल अशोभनीय है। मैं तो ये कहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का अपना जनता के बीच में एक सम्मान है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आरोप लगाया कि गुड़ा की लाल डायरी में राजस्थान सरकार के 500 करोड़ के काले कारनामे हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा में घुसने और बोलने से रोका जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में इनके पास बहुमत 99 थे, इनके पास 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने कांग्रेस में शामिल किए और कांग्रेस के विधायकों को मंत्री पद भी दिया जिसमें राजेंद्र गुढ़ा थे, और उन्होंने सरकार को बचाया। बसपा के उन्होंने सरकार को बचाया और कल उसको विधानसभा में वहां कांग्रेस के विधायकों ने मंत्रियों को पीटा। वो बाहर निकल करके विधानसभा के बाहर रो रहा था, कह रहा था, और लाल डायरी की आपने फोटो देखी होगी, लाल डायरी दिखा रहा था, ये लाल डायरी। और उसने ये भी कहा कि ठीक है मुझे पीटा है, मारा है और मैं अपनी बात कहने के मेरे को अधिकार है, लेकिन जो महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार जो घटनाएं घटी हैं, मैं उनको उजागर जनता के सामने करूंगी, कह रहा था। उधर पूर्व मंत्री हिम सिंह बढ़ाना का कहना है कि राजस्थान में महिला अत्याचार की ओर जब गुड़ा ने इशारा किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब उनकी लाल डायरी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए लाल खतरा बनकर सामने आएगी। कांग्रेस का ही नाम है, कांग्रेसी की नाम ले रहे हो, तो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, समर्थन कांग्रेस का था। आपने गुढ़ा जी हर बार अलाइनमेंट फेल बता रहे हैं उनका।
उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी में प्रदेश सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। इसमें अलवर के भी कुछ विधायक और अन्य नेताओं के मामले लिखे हुए हैं। उन्होंने कह दिया लाल बस्ते मोटा हिसाब किताब, अब खुद तो ये खुलासा करके बच गए। लाल डायरी में है हमारे कुशवाहा मैडम विधायक और लाल डायरी में है लगभग 19 विधायक बसपा और निर्दलीय लाल डायरी में उनका लेन देन किया। हमारे अलवर की एक मित्र ने, उसका नाम अभी नहीं लूँगा, वो लाल डायरी में श्रीमान अशोक गहलोत साहब के यहाँ और उनके पुत्र श्रीमान वैभव गहलोत के यहाँ। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि पूर्व मंत्री गुड़ा लंबे समय से अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन उनकी लाल किताब में कुछ नहीं है। यदि कुछ होता तो वह मीडिया को भी दिखा सकते थे। गंडूरा के अनुसार यदि ऐसा था तो 3 सालों से गुड़ा ने लाल डायरी क्यों छुपा कर रखी थी। लाल डायरी माननीय विधायक राजेंद्र गुड़ा द्वारा विधानसभा में कही गई कोई लाल डायरी है और उनमें विधायकों के लेन देन का हिसाब है और भी कई हिसाब वो बता रहा है जैसा कि वो बताता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर इनको कुछ पैसे दिए हैं, लेन देन का हिसाब है, तो इन्हें पहले क्यों नहीं बताया है? जब ये विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर दी तब ये लाल डायरी कहां से आएगी? अगर इसने भी लिए होंगे, क्योंकि ये अभी बसपा से कांग्रेस में गया है और सरकार में मंत्री भी बनाया है, तो इन्होंने भी पैसे लिए अगर जैसा ही कहता है, तो ये इसकी चर्चा इनको पहले करनी चाहिए थी, तब तो इस बात में कोई दम था। अभी ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ भी नहीं है, खाली ये एक ड्रामेबाजी या चर्चा में रहने के लिए काम कर रहा है, जो कि गलत है, और सरकार को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और बीजेपी के वालों को एक इस तरह से एक बहाना मिल गया बहस करने का, मुद्दा मिल गया कि भाई विधानसभा को किस तरह से रोका जाए और आम चर्चा माहौल बनाया जाए कांग्रेस के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ एक माहौल बनाए, जो कि जनता में बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं लागू करके काम कर रहे हैं, उनको विफल करने के लिए, उनको उनका जो विरोध करने के लिए इस लाल डायरी को लाया गया है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। कुल मिलाकर गुड़ा फिलहाल उनकी आधी लाल डायरी विधानसभा में छीन लिए जाने का आरोप लगाकर आगामी दिनों में इस डायरी के तथ्य उजागर करने की बात कह रहे हैं। डायरी में कितना दम है यह आने वाले समय में पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल इस प्रकरण की राजनीतिक चर्चा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATL न्यूज, अलवर। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजपाइयों ने अलवर कृषि मंडी पर विरोध प्रदर्शन किया। यहां ओबीसी मोर्चा एवं शिवाजी मंडल के कार्यकर्ता एकत्र हुए। साथ ही किसानों पर अत्याचार के आरोप लगाते हुए कर्ज माफी की मांग उठाई गई। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने उनकी सरकार आते ही किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि 4.5 सालों में गहलोत सरकार ने विकास के नाम पर महिलाओं, दलितों और बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। इसके अलावा प्रदेश भ्रष्टाचार एवं अपराध में नंबर 1 है। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल डायरी उजागर करो, लाल डायरी उजागर करो, लाल डायरी उजागर करो, घोटाले की डायरी उजागर करो, घोटाले की डायरी उजागर करो। जो सरकार किसानों को कर्जा माफी नहीं देकर झूठ बोल के सरकार बनाई थी, उस सरकार के खिलाफ आज किसान आंदोलन करा जा रहा है। यहाँ इनके काका आए थे मालाखेड़ा में, अलवर जिले में, जो उसने वादा करा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। इनको 4.5 साल हो गए, आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान त्राही हो रहा है, किसानों को जमीनें कुड़क हो रही है, और आज स्थिति ये हो रही है कि किसान जो पहले कर्जा लेके काम करता था और उनके कर्जे से तो नहीं माफ करे, उनकी जमीनें कुड़क करिए। तो ऐसे आज हम गहलोत सरकार के खिलाफ ये किसान सारे
भाई है आए हुए हैं, इसके खिलाफ आज हम विरोध का पुतला फूंक रहे हैं और जो उसने नियम बनाए थे वो चलाने जा रहे हैं। वहीं इस दौरान शिवाजी मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा सहित महेंद्र पटवारी, अंजू गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर चौधरी, अनुज सैनी और विष्णु अवतार जांगड़ आदि की मौजूदगी रही। नगर परिषद की राजनीति फिर गर्मा गई है। कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपाई सभापति का विरोध तेज करते हुए कांग्रेस का चेयरमैन मनोनीत किए जाने पर जोर दिया है। उधर अलवर शहर के वार्डों में अव्यवस्थाओं और सफाई ठेके की बढ़ाई गई राशि के विरोध में कांग्रेसी और समर्थित पार्षद जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व नगर परिषद पहुंचकर सभी पार्षदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस्तीफे देने की बात कहते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करने जयपुर रवाना हो गए। गौरतलब है कि सोमवार को इन पार्षदों ने नगर परिषद में धरना दिया था। साथ ही आरोप लगाया था कि शहर में अव्यवस्थाओं को लेकर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उधर कांग्रेस के पार्षद जयपुर पहुंचने के बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पार्षदों की नाराजगी सामने आ रही है। उल्लेखनीय कि अलवर नगर परिषद में चेयरमैन भाजपा के हैं और कांग्रेस पार्षद उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से मांग की गई है कि लंबे अरसे से भाजपाई पार्षद सभापति है, जिनकी जगह कांग्रेस पार्षद का मनोनयन करवाया जाए। उधर आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस पार्षदों को नहीं दिया गया। इसके अलावा धक्का मुक्की के भी आरोप लगे। इन पार्षद देवेंद्र कौर सहित अन्य महिला पार्षद मायूस हो गई। अलवर में बढ़ते अपराधों की कड़ी में एक त्रिपाल व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई है। गोविंदगढ़ के जालूकी रोड पर तालड़ा और सेमली दिलावर के मध्य सोमवार रात्रि लगभग 10 बजे यह घटना हुई है। यहां 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने देशी कट्टे की नोक पर 6,80,000 की नकदी लूट ली। वहीं ऐसी घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश है। पीड़ित विशाल गोयल के अनुसार पुलिस ने 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन यदि मामले का खुलासा नहीं हुआ तो बंद किया जाएगा। मैं सुबह करीबन 10:15 बजे कलेक्शन के लिए निकला गया। पहले मैं गया खैरतल, फिर मैंने मानसूर किया, फिर मैंने अलवर किया। मैं वहाँ से कलेक्शन करके सीधा अपने घर पे आ रहा था। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, इसलिए मेरे पास वो कागज पत्र थे हाथ में, तो क्या नाम बोले वो भीले ना हो जाए स्टेशनरी, तो मैं गंडवापुर के लमसम रुक गया। 5 मिनट वहाँ पे बारिश खत्म होने के बाद मैं सीधा अपने घर के लिए निकला। जालू की तरफ से जैसे मैं निकला, आडला के समीप 2 बाइक सवार आए थे। लड़के से पहला पिट्टू बैग था मेरा मुनीम के पास, उन्होंने कस्ते पकड़ रखा था। इसे एकदम झटके से खींचा, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल गिरा हुआ था, पर हालांकि मेरा शरीर भारी था, थोड़ी मेरी मोटरसाइकिल कवर हो गई। फिर मुझे यहाँ पे भी घूसा मारा और उसका नाखून टच हुआ, जिससे मेरी मोटरसाइकिल गिर सके, और रिवॉल्वर दिखा के थोड़ा सा डराया कि पीछा ना करे। हालांकि बोले नहीं थे, वो रिवॉल्वर दिखाया था खाली। फिर मैंने जब भी हिम्मत बांध के थोड़ा सा करीबन 200-250 मीटर पीछा किया था, तो मौसम खराब था और अंधेरा दोनों वक्त का टाइम था, तो शिनाख्त उनसे हो नहीं पाई। किधर की साइड गए थे? वो गोविंदगढ़ की तरफ आगे थे। उधर जानकारी के अनुसार व्यापारी गोयल गोविंदगढ़ कस्बे में त्रिपाल का कार्य करते हैं। कलेक्शन करके लौटते समय बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। उस वक्त व्यापारी के साथ उनका कर्मचारी रूपचंद सैनी भी था। रकम का बैग छीनने के बाद यह शातिर गोविंदगढ़ की तरफ भाग निकले। वहीं सूचना मिलने पर एसएचओ ताराचंद शर्मा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मंगलवार को संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय मेठी के नेतृत्व में व्यापारी थाना अधिकारी से मिले और लूट की वारदात का खुलासा नहीं होने पर बाजार अनिश्चितकालीन रूप से बंद करने की बात भी कही। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और आज हमारे साथ हुआ है, अन्यथा किसी और के साथ भी होगा। ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इस पे प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इस चोरी का खुलासा करना चाहिए प्रशासन को। क्या लगता है चोरी का खुलासा हो पाएगा? क्योंकि पिछले 2-4 जो लूट हुई हैं अभी तक एक भी लूट, जैसा कि हमारी थानेदार जी से बात हुई है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा कर पाएंगे, और दिए गए समय में अगर इस चोरी का खुलासा हो पाता है ठीक है, अन्यथा हम बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन करेंगे प्रशासन के खिलाफ। कितने दिन का समय आपकी तरफ से दिया गया? हमारी तरफ से समय 3 दिन का दिया गया है प्रशासन को। अगर 3 दिन के अंदर हमें कोई भी कार्रवाई प्रशासन करता है, हमको संतुष्टि होती है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज हम बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन चालू करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रात को ये घटना थी, लूट की घटना हुई। मैं अलवर था, मेरे पास फ़ोन आया था, तो मेरे व्यापारी ने मुझे सूचित किया, तो
तो सुबह हमने एक व्यापार मंडल की मीटिंग नगर पालिका कार्यालय में बुलाई थी। उसमें हमने वार्ता करके हम थानेदार जी से जाके मिले। एसएचओ साहब से हमारी वार्तालाप हुई थी कि हमारे को लूट की वारदात को आप खोलने का प्रयास करें, अन्यथा हमको कोई अगला कदम उठाना पड़ेगा। थानेदार जी ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इस लूट की घटना को खोलने की कोशिश करूंगा। जहां भी मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि जहां भी हमारे व्यापारियों की कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़े, मैं व्यापार महासंघ अध्यक्ष होने के नाते मैंने थानेदार जी को अपनी तरफ से विश्वास दिलाया है और ये भी कहा है कि ये अप्रिय घटना कई बार उसी स्थान पर होती हैं। आप एक गश्त का राउंड लगाएं, वहाँ अपने प्रशासन को अवगत कराएं कि यहाँ पर ये घटना होती है, वहाँ पर कोई एक स्थायी चौकी या अस्थायी चौकी बनाएं। पहले वहाँ बनी हुई थी, बीच में किस कारणवश से वो हटी है, क्योंकि ये रोड बहता हुआ रोड है, पर ये घटना एक घटी है। ये एक सोच विचार की घटना है, ये हमको सोचना भी चाहिए और प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है। थानेदार जी से वार्तालाप हो गई हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं इसको जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करूंगा। अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, वहीं मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसका जवाब राजस्थान की जनता आने वाली विधानसभा चुनाव में देगी। धारीवाल जी तो बुजुर्ग आदमियों की बुद्धि सटिया गई। गुड्डा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि लक्ष्मी आएगी तो बुद्धि चली जाएगी, तो वो हाल हो गया उनका। धारीवाल जी ऐसे व्यक्ति है, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। इसने इतनी शर्मनाक स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान मर्दों का देश है। इसको डूब मरने चाहिए कि आप विधानसभा में बैठे हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी पे हो, हमें विधानसभा में रहे, आप ये कह रहे हो मर्दों का देश है। ये अमर्यादित भाषा जो धारीवाल बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल सकता है पागलपन के अंदर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोलक बास खुले मन से मैंने घोषणा की इस बात की कि जो करप्शन के अंदर जिम्मेदार अधिकारी चाहे एसडीएम है, चाहे एडीएम है, चाहे नीचे का पटवारी है, चाहे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार आने के बाद जांच कराएंगे, सस्पेंड भी कराएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे खिलाफ। मैं खुद स्वयं लाखों 20,000 आदमी की मीटिंग बोला हूँ। पिछले दिनों में ज्ञापन दिया 2,500 बीघा जो आवंटन पहला वैसे हुआ है, जिनके अंदर जिले के नहीं दूसरे जिले के लोग हैं, जो आदमी खातेदार भूमिहीन नहीं उनको आवंटित हुई है, इनके रसूखदारों को हुई है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को मिलने वालों को हुई है। उसका मुद्दा हमने हमेशा उठाया है, छोटे से बड़े इनके खिलाफ धरना दिया है। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार, अपराध, महिला अत्याचार और दलित अत्याचार में अव्वल बताया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े आरपीएससी के विवादित मसले का भी जिक्र किया। है कि अब कांग्रेस की सरकार अपने आप में चूंचू का मुरब्बा हो गई है, और चूंचू का मुरब्बा कहें या चिड़ियाघर कहें या अजायबघर कहें, इनके एक विधायक नहीं, 2 विधायक नहीं, 3 विधायक नहीं, 4 नहीं, 8 विधायक इस समय जो विरोध और विद्रोह में उतरे हुए हैं। सबसे पहले मैं बड़ी एज के श्री भरत सिंह जी कुंदनपुर, वो कहते हैं मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में अगर हमारे मुख्यमंत्री मैं डट के विरोध करूँगा और काले झंडे दिखाऊंगा। भरत सिंह जी कुंदनपुर। हमारे खातिरेवास प्रताप सिंह जी, जैसे वो बड़बोले हैं, बोलते ज़्यादा हैं, उन्होंने विरोध किया श्रीमान पायलट साहब के, सचिन पायलट समर्थन गए तो खाद्य योजना के जब पैकेट बढ़ने थे वो खाद्य मंत्री होते हुए उनको नहीं दिया गया, और दूसरा वो हज़ारों करोड़ का बजट था, उनको ये दुख हुआ कि मेरे द्वारा ये क्यों नहीं बढ़े। तीसरी बात ये कि कल ही का तमाशा देखा, हमारे विधायक हैं जनप्रतिनिधि के श्रीमान राजेंद्र गुड़ा और लाइट तैयारी लिए घूम रहे थे, उसको फैला रहे थे, और उन्होंने श्रीमान धारीवाल साहब और बाकी बीडी कला साहब सबके सामने जो नंगा नृत्य उन्होंने भी किया, और उनके साथ भी नंगा नृत्य हुआ, उनकी डायरी छीन ली गई। वो कहते हैं मुझे 50-60 लोगों ने मारा कि नहीं मारा, ये आप सबके सामने प्रदर्शित हुआ। आखिर में हमारे सम्मान्य सीपी जोशी, मैं जनप्रतिनिधि खुद रहा हूँ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत बोलूँगा और माननीय सम्मान्य सबके लिए श्रीमान बोलूँगा। हमारे सम्मान्य स्पीकर सीपी जोशी साहब ने उनको बाहर किया, और श्रीमान मदन दिलावर को भी 2 लोगों को और 17 से 17 तक बाहर निलंबित करके
प्रस्ताव रखा शांति धारीवाल सामने, श्रीमान शांति धारीवाल ने प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव आनंद खान में पास करके और दोनों को रोक दिया गया, वहाँ निकाल दिया गया। मार्शल किस्म से धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये भी दृश्य विधानसभा में आपने देखा। बहुत वर्षों बाद विधानसभा एक अखाड़ा बन गया। कभी हमारे सामान्य देवी सिंह जी भाटी के समय और एक दो एमएलए के समय अखाड़ा बना, लेकिन यह अखाड़ा कल जो बना वो दुर्भाग्यपूर्ण है विधानसभा राजस्थान का। बात ये जो मैंने अजावगर कहा कि उनके श्रीमान सचिन पायलट, जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने विधायकों के 200 टिकट बांटे, उनको खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने नालायक, निकम, भ्रष्ट और पता नहीं क्या क्या कहा। आखिर में कहा हमारे कांग्रेस में भी एक कोरोना है, श्रीमान सचिन पायलट। और सचिन पायलट उखड़ करके कभी उन्होंने धरना दिया और कभी उन्होंने पदयात्रा निकाली। आखिर वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्या आकर्षण लाभ फेल हो गए? केंद्र के उनका तथाकथित हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, इसके कहने पर लेकिन वो आप अब चुप हो गए। उससे पहले 19 एमएलए लेके गए 5 साल में हुआ माने सर, उनमें से 4 या 5 विधायक, एक विधायक गुजर गए भवनलाल जी शर्मा, स्वर्गीय श्रीमान भवनलाल शर्मा। कटोरीवाला तिबारा के समीप ग्राम नंगला रायसेस में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के युवक समीर खान सोमवार रात खाना खाकर सो गया था। वहीं सुबह करीब 5 बजे उसे अचानक उल्टियां होने लगी और समीर को सामान्य चिकित्सालय लाया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 2 बच्चे हैं और पिता दिव्यांग है। समीर घर में इकलौता कमाने वाला था। सदर थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसका नाम वो समीर। क्या हुआ था सर जी? ये शाम को खाना खा के सोया था। खाना खाने के बाद में इसको 4 बजे के और 5 बजे के दरमियान इसकी तबीयत बिगड़ती है अचानक से। इसके पेट में दर्द उठता है। दर्द उठने के बाद में इसको उल्टी होती है। फिर हम इसको लेके आते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लाने के बाद में ये इसको यहाँ से कहता है मेरे सांस घुट रहे हैं, मेरा सांस नहीं आ रहा। हमने यहाँ एडमिट करा, इन्होंने जाँच वाँच करी। उसके बाद में इसके मुंह से झाग आने लग गया। झाग आने के बाद में जब डॉक्टरों ने अपनी यहाँ बेड पे लिटा के एडमिट करा, आईसीयू में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने अच्छा सहयोग करा, कंपाउंडरों से बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे साथ अच्छा वो कराओ। फुल कोशिश करी जी, 90-100% जो मतलब ये बच जाए, लेकिन वो तो ऊपर वाला जाने। उसके बाद में फिर ये बेहोश हो गया 6 बजे जी। उसके बाद में इसको अभी तक होश नहीं है, अब एक्सपायर हो गया। पूरा ये आज तक का रिकॉर्ड है, से यही चांस हुआ। बुखार भी नहीं चढ़ा कभी मेरे। अब ये बता रहे थे कीड़ा कर सका। आपको क्या शक स्वभाव है? हमें कुछ नहीं है, हमारे समझ में आया जब तो कोई शक स्वभाव है। शादीशुदा है। संयुक्त नर्सेस कर्मचारी संघ की ओर से पिछले 8 दिनों से सामान्य चिकित्सालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जिला अध्यक्ष राजपाल यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। वहीं 23 अगस्त को जयपुर में रैली प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। 3 नेताओं के द्वारा हमको निर्देश मिले थे कि 18 तारीख से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना प्रदर्शन किए जाएंगे हमारी 11 सूत्री मांग पत्र के विरोध में। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। काल के एससीपी पे विरोध रहेगा। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जो हमारा चल रहा है उसका 8वां दिन। 8वें दिन हमारे थाना से हमारे वरिष्ठ नेता कैलाश जी, दिनेश जी के नेतृत्व जब लोग काफी नर्सेज पधारे हैं और हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार है। और जो विदित है कल विशाल अलवर में नेतृत्व आगमन किया गया, सब में निर्णय लिया गया राज्य भर के आंदोलन और किया जाए कि नर्सेज एक सेवा के रूप में जाती है। देखिए बहुत मांगे ऐसी जो है सरकार पे बाहर ना, चाहे कैडर देखिए, चाहे निदेशक की देख लीजिए, और सरकार निश्चित रूप से अनुपूरक करना चाहिए और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को बनाए रखिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के पद पर तेजपाल सिंह ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अलवर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह चैलेंजिंग पोस्टिंग है। हरियाणा क्षेत्र के अपराधी भी यहां सक्रिय हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के सहयोग और बेहतर पुलिसिंग के जरिए इन पर नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा शहर में वाहन चोरी और प्रॉपर्टी संबंधी विवाद ज्यादा देखने में आ रहे हैं। इस पर भी कार्रवाई होगी और रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी। सबसे मुख्य काम है पुलिस का प्रॉपर प्रबंधन। जो भी हमारी पुलिस लाइन है और जो भी पुलिस वाले उसका प्रॉपर प्रबंधन करके जो नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट है फोर्स की उस हिसाब से उसका प्रॉपर नियोजन करके असल जो हमारे जो राजस्थान पुलिस के ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्ति करना है। 2023 के जो ऑब्जेक्टिव है प्राथमिकता है उन पर काम करना है। और जो मूल काम है पुलिस का जान माल की सुरक्षा, मेन फोकस उसी पे ही रहता है सबका, उस पर ही हमारा फोकस रहेगा। पूरी जो अलवर का पुलिस का संसाधन है उसको प्रॉपरली एज ए टीम काम करते हुए जो भी टेक्निक्स हमारे उनको अपनाते हुए और एक अच्छी बेहतर पुलिस व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। राजस्थान पुलिस लगभग जैसे कहीं देखोगे थोड़ा बहुत जियोग्राफी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से डिफरेंस रहता है, बेसिक एसेंस सेम ही है। यहाँ पर भी जैसे मैंने देखा कोतवाली में गया था तो जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है, मोटरसाइकिल चोरी वगैरह इनका कुछ ज़्यादा है। तो जो रात्रि गश्त है उसको प्रॉपर अपन और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जनता का सहयोग भी लेंगे। जो प्राइवेट चौकीदार हैं उनका भी कुछ नियोजन बढ़वाएंगे और प्रॉपर नाकाबंदी करके कोशिश करेंगे कि ये अपराध कम हो। बिल्कुल अलवर हमेशा से एक चैलेंजिंग जिला है पुलिस के हिसाब से, क्योंकि बॉर्डर इलाका है आपका हरियाणा का और कुछ जो हरियाणा के क्रिमिनल्स हैं उनका मूवमेंट लगातार यहाँ पर रहता है। तो उस हिसाब से क्रिमिनल इंटेलिजेंस का कलेक्शन अच्छा है काफ़ी। उस इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उसी हिसाब से हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे और रोकेंगे अपराध। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। परिवार कल्याण विभाग के डिप्टी CMHO डॉक्टर के मीणा के कक्ष की छत का प्लास्टर 1 सप्ताह पूर्व गिर गया था, लेकिन इस कक्ष की हालत सुधारना तो दूर, यहां पड़ा मलबा तक अभी तक नहीं हटाया गया है। डॉक्टर के मीणा के अनुसार उनकी शिकायत पर CMHO श्रीराम शर्मा ने सभी कक्षों का निरीक्षण भी किया था। साथ ही उन्होंने मलबे को मौके पर ही रहने देने के लिए कहा था, जिससे उच्च अधिकारियों के आने पर उन्हें दिखाया जा सके। दूसरी ओर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कार्यालय परिसर में स्थित इस कक्ष की स्थिति सुधर नहीं पाई है। स्थिति तो जिसकी तरह है और कल मैं बाहर था, पीछे से CMHO साहब के द्वारा पूरे कार्यालय का दौरा किया गया। उन्होंने इस कमरे का भी निरीक्षण किया था और उन्होंने सभी को, यानी हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बाहर बैठता है उसको भी
निर्देशित किया है कि भाई यह अभी कचरा साफ नहीं करें। उसके बाद जब भी आवश्यकता होगी कोई उच्च अधिकारी भी निरीक्षण के लिए आ सकते हैं, तो इसलिए कचरा फिलहाल यही पड़ा हुआ है। कार्यवाही होनी चाहिए, सबूत तो क्या सबके सामने है। तो अगर ये कचरा नहीं भी होगा तो भी ये टूट फूट हुई है, जो नुकसान हुआ है वो तो सबके सामने है। तो कितने दिनों से आप देख रहे हैं इस स्थिति को? मेरी एक सप्ताह हो चुका है। आप कितने समय से हैं इस कार्यालय में? मैं इस कार्यालय में वैसे इस परिवार कल्याण को मैं देख रहा हूँ 2018 से ही, लेकिन तब मेरे पास ये अतिरिक्त कार्यभार के रूप में था। लेकिन 2020 यानी 3 वर्ष से मैं लगातार इसको देख रहा हूँ। ये सभी कक्षों का ये हाल है? सभी का भी लगभग ओवरऑल तो पूरी बिल्डिंग का यही हाल है, लेकिन खासतौर से कमरा नंबर 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा 10, 11, 15 करीब आधा दर्जन कमरे ऐसे हैं। हाँ, पूरी बिल्डिंग अधिकतर है। कांग्रेस से हाल ही भाजपा में आई रिंकी वर्मा मंगलवार को वकीलों के बीच पहुंची। उनका अलवर बार एसोसिएशन ने अभिनंदन किया। इस दौरान रिंकी वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस आलाकमान बदलाव नहीं करना चाहता, ऐसे में इस पार्टी के हालात खराब हो चुके हैं। इसके अलावा बसपा का दायरा सीमित है, इसी वजह से वे अब भाजपा में पहुंची है जहाँ युवाओं को मौका मिलता है। पहले तो अभिभावक संघ हमारे बार की तरफ से सभी हमारे अध्यक्ष साहब राकेश कुमार बिट्टू भाई जी और हमारी पुस्तकालय बहन दीपा जी, हमारे जो सेक्रेटरी हैं राकेश जी, और जितने भी मेरे अभिभावक संघ के जितने भी मेंबर हैं, सभी पदाधिकारी और अभिभावक जो अलवर ग्रामीण से जो बहुजन बीजेपी से जुड़ा हुआ विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने आज मुझे बार के अंदर अलवर बार के अंदर मेरा मान सम्मान किया है। क्योंकि आगामी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, बीजेपी में मैं शामिल हुई हूँ। तो इन लोगों में एक अलग ही जोश है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो एक घर घर तक कैसे पहुँचा सकते, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और कहते हैं कि जो अधिवक्ता होता है वो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है और अधिवक्ता जो होता है वो एक राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो एक पढ़ा लिखा और एक बुद्धिजीवी संघ हमारा जो है बार की तरफ से इन लोगों ने मेरा मान सम्मान किया है। और मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे इस अधिवक्ता बार के अंदर बहुत सारे हमारे अधिवक्ताओं की भी समस्या निकल गई जब कांग्रेस सरकार रही है। तो आज तक जो अलवर जिले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज भी और जो चैम्बरों की समस्या वो बरकरार है। पिछले 4-4.5 साल हमारी कांग्रेस सरकार जो निकली है वो रही है। लेकिन एक बात मैं और मांग करना चाहती हूँ, कल को भविष्य में जब भी हमारी, क्योंकि कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 2023 में बनेगी, अधिवक्ताओं को एक यूआईटी के अंदर रिहायशी दरों पर एक कॉलोनी भी होना चाहिए, एक अधिवक्ता कॉलोनी के नाम से। ये डिमांड मैंने पहले भी कई बार सोचा कि इस तरीके की कॉलोनी हम अधिवक्ताओं के लिए मिलेगी तो वहाँ पे कम से कम रेटों पे यूआईटी के अंदर हम लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे। तो एक कॉलोनी अधिवक्ता के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, हमारी बार की तरफ से तो हमें एक पेंशन की योजना हम लोगों ने बनाई है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इन अधिवक्ताओं के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिटायरमेंट के कहते हैं 60 साल के बाद में हर आदमी काम नहीं कर पाता है। और अधिवक्ता एक ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति होता है कि उसके लिए कम से कम एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकलनी चाहिए कि हर अधिवक्ता को 60 साल के बाद में एक पेंशन योजना का शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ घोषणा ये लोगों ने की है, लेकिन जैसे भी अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आगामी समय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को एक गाँव-गाँव घर-घर तक पहुँचाने का काम हमारे सभी साथियों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर्मठ जो कहते हैं ना कि जो कार्यकर्ताओं ने किया है, तो इस बार जो 2023 में सरकार बनेगी तो ये डिमांड हमारी हमेशा रहेगी और इनको हम पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, चुनौतियां तो हर चीज में रहती है और चुनौतियों का सामना करना बहुत जरूरी होता है। और जिस आदमी ने चुनौतियों का सामना नहीं किया तो वो कहता है ना कि कोई काबिल नहीं। जब एक वकील केस लड़ता है तो उसके सामने वाले भी सामने चुनौती तो होता है, क्योंकि दोनों एडवोकेट अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन डिपेंड ऐसे उस पर करता है कि आपने कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी लगन से आपने अपने जो परिवार जिसका केस लड़ा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ और मैं इन चुनौतियों को बिल्कुल नकारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अधिवक्ता हूँ तो अपनी पैरवी ईमानदारी से जनता की पैरवी करूंगी और ईमानदारी से विधानसभा। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व विधायक जयराम जाटव के परिवार की लड़ाई पर उन्होंने कहा कि यह उनका आपसी मामला है।
वहीं खुद की दावेदारी पर रिंकी वर्मा को कहना था कि जब वे जनता के बीच काम करेंगी तो वोटर तय करेंगे, जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि वे एबीवीपी से छात्र पदाधिकारी रह चुकी हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका को लेकर प्रेरित हैं। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा था और मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2010 में इलेक्शन लड़ी थी। लेकिन उस समय के जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ था, तो संगठन हमारा, हम उस समय काम नहीं कर पाए। 2018 में मुझे इलेक्शन लड़ना था अलवर ग्रामीण विधानसभा से और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी से आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको अगर चुनाव जीतना था आपको 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा रही है वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए रही है, तो इस विचारधारा से मैं खुश नहीं थी और मैंने उस समय कांग्रेस का दामन था। उसके पीछे एक कारण रहा। कारण क्या रहा कि कहते ना कि जब आपको कुछ बड़ा करना होता है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, और कहते हैं रुका हुआ पानी और रुके हुए विचार जब सड़ जाते हैं तो परिवर्तन नहीं करोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा भी कहता है परिवर्तनशील है, सब चीज को परिवर्तन है, बिना परिवर्तन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जब मुझे लगा कि कांग्रेस में इन लोगों की जो नीतियां रही हैं, आप भी देख रहे हो आए दिन, आप पत्रकार हो, आपको भी पता है कि किस तरह से रोज अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो रेप कांड हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे हमारी कोई भी समाज से जो पीड़ित है उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसकी विचारधारा को लेके मैंने आज आगामी जो 22 तारीख को गई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका किसी अगर व्यक्ति ने निभाई तो वो नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। उन विचारधाराओं से मैं प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं एक बात और उसे बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि अभी मैं 20 साल मुझे राजनीति करनी है और शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी है। एक्चुअली क्या कहते हैं कि एक दायरा बना दिया, और वही दायरे का आपने परिणाम 2018 में भी देखा कि जिस तरह से कांग्रेस की 2 सीटें आ पाई हैं, वो तो उपचुनाव में 1 सीट और आ गई थी। लेकिन जो दायरे से अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आप अलवर में भी तो 2 सीट थी, 1 प्लस उपचुनाव में आ गई थी। लेकिन मुझे लगता नहीं आगामी ये जो 23 का चुनाव उसमें जीत पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो सेम टू सेम वही स्थिति रहेगी। और आगामी देखते हैं 2023 के चुनाव में क्या रहता है। देखो, परिवार में हर आदमी का एक विवाद होता है और उनके विवाद में देखो परिवार में क्या विवाद हो तो परिवार संभाले। लेकिन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम करना है या जमीन लेवल पे काम करना है तो आपको तो मैदान में आना पड़ेगा। पारिवारिक लड़ाई परिवार में सुलझाना चाहिए। फायदा नुकसान तो देखो राजनीति में हर कोई देखता है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैं इन लोगों के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगी, जनता का काम करूंगी, उनका दुख दर्द समझूंगी, तो हो सकता है मेरे लिए बेस्ट हो, अच्छा हो। उधर कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू सहित पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने रिंकी वर्मा का स्वागत किया। राजस्थान रोडवेज के प्रशासन और यातायात कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार पांडे सोमवार शाम अलवर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया, साथ ही मत्स्य नगर आगार प्रबंधक कक्ष में बैठक के दौरान रोडवेज की आय बढ़ाने एवं अधिक से अधिक बसों का संचालन करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान एटक यूनियन ने रोडवेज में नई बसों कर्मचारियों की भर्ती और समय पर वेतन एवं पेंशन के भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा। एटक के प्रदेश उप महासचिव संजय चौधरी ने बताया कि कार्यकारी निदेशक ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है। अलवर मत्स्य नगरागार का श्रीमान कार्यकारी निर्देशक प्रशासन और यातायात श्री संजीव कुमार पांडे सर जी आए थे। उनके द्वारा दोनों डिपों का निरीक्षण किया गया। इस दरमियान एटक यूनियन के सदस्यों ने शिष्टमंडल ने वार्ता की गई। उसमें अंदर हम ईडीए साहब के द्वारा वार्ता में हमने रोडवेज की समस्याओं के मामले में अवगत कराया गया कि रोडवेज में बसें नहीं हैं, भर्ती नहीं हो रही है, समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा और रोडवेज के हालात ख़राब हैं। आज अनुबंध गाड़ियों के चक्कर में रोडवेज की छवि खराब हो रही है, तो अपने निगम की वाहनें हों। और आज ऑफिसों का इतना हाल है ड्राइवर कंडक्टरों का कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे नौकरी कर रहे हैं। रोड में चालक परिचालकों की भर्ती नहीं हो रही। मैकेनिकों की स्थिति यह है कि डिपो में मैकेनिक नहीं है काम करने के लिए। तो उनसे निवेदन किया गया था एटक यूनियन की तरफ से। तो श्रीमान ईडीए साहब ने यह आश्वासन दिया है कि मुख्यालय स्तर पर सरकारी स्तर पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। 590 बसों का टेंडर छूट गया है, जो जल्दी अगस्त तक चेचिस वगैरह के और बॉडी बनकर तैयार हो जाएंगी, जैसे उन्होंने अवगत कराया। वेतन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, रिटायरमेंट के कर्मचारियों के भुगतान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह की एटक यूनियन ने श्रीमान जी ईडीए साहब से मांग रखी गई थी और उन्होंने सकारात्मक बात की गई थी कि इसके प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की तरफ से जो 50% छूट दी गई है उसकी भी रेवेन्यू में फ़र्क पड़ा है, रोडवेज को ज़्यादा रेवेन्यू आ रही है। तो काफ़ी मुद्दों पे बात की गई।
शहर में नजर बगीचे में जारी राज्य पुरस्कार गाइड प्रशिक्षण का मंगलवार को समापन हो गया। इस शिविर में भिवाड़ी, तिजारा और खैरतल की 67 महिला गाइड्स ने भाग लिया। स्काउट गाइड सीईओ कल्पना शर्मा ने बताया कि यह कैंप 21 जुलाई से चल रहा था। इस दौरान राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सामुदायिक सेवा, आपदा प्रबंधन, पायनियरिंग, फर्स्ट एड और मैपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य पुरस्कार गाइड प्रशिक्षण शिविर जो कि नजर बगीची मुख्यालय पर दिनांक 21 तारीख से प्रारंभ हुआ था। इसमें भिवाड़ी और तिजारा, खैरथल से 67 गाइड्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 21 तारीख से प्रारंभ होकर के आज इसका समापन हुआ है। इन 5 दिन में इन गाइड्स को राज्य पुरस्कार से संबंधित जो इनका पाठ्यक्रम है, कम्युनिटी सर्विस है, डिजास्टर मैनेजमेंट बैच है, एम्बुलेंस बैच है, पायनियरिंग है, फर्स्ट एड है, स्काउटिंग गाइडिंग के फंडामेंटल हैं, इस सब के बारे में इन्हें जानकारी प्रदान की गई है। और इस ट्रेनिंग के बाद ये अपना राज्य पुरस्कार हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य मुख्यालय जयपुर द्वारा नियत तिथि पर राज्य पुरस्कार का टेस्टिंग कैंप होगा। जो बच्चे सफल होंगे उन्हें राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से प्राप्त होगा। नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में सरकारी स्कूलों के नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलवर डाइट की वरिष्ठ व्याख्याता योगमाया सैनी ने बताया कि सीमेट जयपुर और डाइट द्वारा 18 जुलाई से 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में बेहतर व्यवस्था और संचालन को लेकर टिप्स दिए जा रहे हैं। शिविर में अलवर, भरतपुर और धौलपुर के 57 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं। ये जो प्रशिक्षण है ये लीडरशिप का प्रशिक्षण है। जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्यों को लीडरशिप प्रशिक्षण है। ये हमारा प्रशिक्षण 18 से शुरू हुआ है, 18 जुलाई से और 27 जुलाई तक है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण है। सीमेट जयपुर और डाइट के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण में जो नवनियुक्त प्रधानाचार्य हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में कार्य ग्रहण किया है, उनको लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है कि वो अपने स्कूल को कैसे बेहतर व्यवस्था करें और कैसे अच्छे से स्कूल चलाएं। तो समस्त जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जाती है। इसमें हमारे प्रशिक्षण में 2 आरपी सीमेट लेवल से ही लगाए गए हैं और धवन साहब हैं, जो विनोद धवन जी, वो हैं डीडी हैं सीमेट में, वो इसके प्रभारी हैं। मैं डाइट अलवर की तरफ से इसकी प्रभारी अधिकारी हूँ और मेरे साथ भी और साथी हैं जो सारी व्यवस्था देख रहे हैं। तो पूर्णतः हाँ, इस प्रशिक्षण में हमारे पास 57 कैंडिडेट हैं और 2 आरपी हैं। हाँ, पूरे नहीं, इसमें जो प्रशिक्षण है इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर का है और ये पहला प्रशिक्षण है। इस तरीके से 2 अगस्त में भी आयोजित होंगे, वो उसमें भी ये तीनों जिले ही भाग लेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने मंगलवार को अलवर नगर परिषद के बाहर एक शिविर लगाया। इसके तहत पट्टों के संबंध में आमजन को आ रही परेशानियों की जानकारी ली गई। पार्टी के सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि नगर परिषद पट्टे जारी नहीं कर रही है, इसके चलते आवेदक चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि लोग पार्टी कार्यालय पर भी आगामी 10 दिनों तक दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक अपनी समस्या लिखा सकेंगे। हमारा यहाँ नगर परिषद के बाहर जो कैंप का एक आयोजन किया गया है, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पट्टे जो शहर को वितरण करने चाहिए थे, नगर परिषद वितरण नहीं कर रही है। उन पट्टेधारियों को जिनको 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, उन्हें टरका रहे हैं। उनका किसी से भी कोई संबंध नहीं है, ना उनको कोई जवाब देते हैं। आम जनता परेशान हो रही है। इसलिए आम जनता की जो भी समस्या है पट्टों के संबंध में वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके नहीं आगे का जो भी संघर्ष का जो भी कार्यक्रम होगा वो तय करेंगे और आम जनता को उसमें शामिल करके इस पट्टे का वितरण का कार्य शीघ्र से पूर्ण करेंगे, जिससे आम जनता की समस्या का समाधान हो सके। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि आम जनता को पट्टे वितरण किए जाए, परंतु यहाँ की प्रशासनिक कार्रवाई बिल्कुल ध्वस्त है और आम जनता को भारी परेशानी की जा रही है, जिससे कि आम जनता के समाधान पट्टों का नहीं हो रहा है। ये कब तक चलेगा आपका? ये 10 दिन तक का हमारा प्रोग्राम है, परंतु आज नगर परिषद में आज का है। बाकी पार्टी कार्यालय में 2 से 5 बजे तक का हमारा रहेगा। जो भी आम जनता अपनी प्रॉब्लम अगर लिखाना चाहे वो हमें वहाँ लिखा सकती है, इससे हम उनका समाधान करेंगे। वहीं आवेदक लक्ष्मी नारायण ने बताया कि वे पिछले 1.5 सालों से नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें पट्टा नहीं मिल पा रहा है। मैंने 1.5 साल पहले फाइल लगाई पट्टा की, और वो फाइल कुछ दाब भी फैला था, फिर मैंने हिरवाई। अब कभी खाएंगे कभी खाएंगे, 8 दिन में एक बार बैठे हैं पुल बनते थे। अब नो कह रहे नक्शा बन रहे, आज मिलो जो नक्शा बन के जाने कब आएगा कब ना आएगा। 1.5 साल हो गया अब तक, अभी तक पट्टा नहीं बना ना। कभी तो मांगे मैप को नक्शा, कभी नो का सर्वे करेंगे,
2 बार सर्वे कर ली। अब आप किन के पास आए हो? मैं पहले तो वहाँ ना आयो, वहाँ ना मिलो, फिर इनको हेर रो अखबार में पढ़ो जब, फिर आज अब ये मिल गया मेरे को। गौरतलब है कि ऐसे बहुत तरह आवेदक हैं जिन्हें पट्टों का इंतजार है। देखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का आगे आना उनकी कहां तक मदद कर पाता है। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने मोदी और योगी सरकार की निंदा की है। शर्मा के अनुसार संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त भाजपा की सरकार महात्मा गांधी एवं भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे की स्मृतियों को मिटाने पर आमदा है। यूपी के वाराणसी में इन महापुरुषों से जुड़े सर्व सेवा संघ के 23 भवनों पर जबरदस्ती रेलवे द्वारा कब्जा करवा दिया गया है, जबकि यह भूमि सर्व सेवा संघ द्वारा रेलवे से क्रय की गई थी। सर्व सेवा संघ जो कि 1960 में वाराणसी में बनाया गया था, जो एक रेलवे की संपत्ति हुआ करती थी, उस रेलवे की संपत्ति से गांधी के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मजबूर, उन लोगों ने परचेज किया गया उस जगह को, उस भूमि को, उस पर मकान बनाया गया और उस भूमि को परचेज किया गया रेलवे के माध्यम से। और वहाँ सैकड़ों की तादाद में वहाँ परिवार रह रहे हैं और वहाँ आज़ादी के महानायक, जो सदी के महानायक रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आचार्य विनोबा भावे जी, आचार्य जितने मजबूत लोग रहे हैं क्रांतिकारी, उसमें सारे के सारे महापुरुषों की पुस्तकें वहाँ हैं। बड़े बड़े वहाँ महापुरुषों के परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं, जिसमें गांधी जी की पुस्तकें और पत्र भी वहाँ पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, तमाम जितने भी हैं लोग, प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी, तमाम जो है सारी सामग्री वहाँ है। और युवा पीढ़ी उन ग्रंथों को, जो महान ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, वो वाराणसी के वहाँ रखा गया। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने जबरदस्ती भवन को तोड़ा और वहाँ से उन पुस्तकों को, गांधी जी के वहाँ पुस्तकों को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, नष्ट करने का प्रयास किया गया और जबरदस्ती वहाँ ताले लगाए गए। ऐसे गांधी कार्यकर्ता हम सब उस चीज़ का से विरोध करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो हमारे ऐतिहासिक और युग पुरुष रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है, उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी करना, उनके ग्रंथों को फेंक देना, जो पूरा वर्ल्ड महात्मा गांधी जी को मानता है, पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी को ज़्यादा सर्च किया जाता है, पूरे विश्व 2 अक्टूबर को हमेशा शांति एवं अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी उनकी यादगार सामग्री को जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार ने हठधर्मिता का कार्य चलते हुए जिस तरह का फेंका है, उस सभी का हम लोग निंदा करते हैं। शहर में नयाबास स्थित अयोध्या धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ का फूल डोर आयोजित हुआ। इसमें बतौर अतिथि पवन जैन, योगेश मिश्रा, रिंकी वर्मा, अशोक पहलवान और दिनेश सैनी आदि मौजूद रहे। इस दौरान भजनों की प्रस्तुति दी गई, साथ ही झांकियां सजाई गई। जी सर, बताइए आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? नयाबास मीरा धर्मशाला के पीछे अयोध्या धाम मंदिर में आज कार्यक्रम, तीसरा सोमवार है आज, और उसका पर्व जो उसे बोलते हैं सागर एक भोलेनाथ शिव बर्फानी बाबा बनाया है हमने काफ़ी, और उसके रात भर कीर्तन चलेगा और मंदिर पे भव्य प्रोग्राम है। और ये चालू है दिन से, बच्चे सारे हिंदू जागृत एक मंच है हमारा हिंदू, और वो मंच पूरा ये लगा हुआ है पूरी टीम। और वहीं सावन के तृतीय सोमवार की रात्रि को मालन की गली स्थित शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालु भुवनेश गुप्ता और यशोदा नंदन ने बताया कि पिछले 70 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके तहत सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता रहा है। साथ ही सावन के आखिरी सोमवार को फूलडोल के अलावा बैंड के साथ भगवान की आरती की जाएगी। इस मंदिर में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रत्येक सोमवार जलधारा का प्रोग्राम किया जा रहा है, जो जन सहयोग से किया जा रहा है। और इसमें आखिरी सोमवार के दिन बाबा का गुणगान होगा, बैंड के द्वारा आरती की जाएगी, फूलडोल का भी कार्यक्रम है और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें प्रत्येक सोमवार 5 ब्राह्मण जो प्रकांड पंडित हैं वो जलधारा का प्रोग्राम विधि विधान के अनुसार समस्त जो मोहल्ले वासी हैं, मार्केट वासी हैं, उन सबके सहयोग से किया जा रहा है। और ये 7 सोमवार लगातार किया जाएगा। 8वें पे फूलडोल का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या है, एक तो रुद्राभिषेक भगवान का, जिसमें जलधारा कराई जाती है, करीब 2-3 घंटे का पाठ होता है भगवान का, और सभी के सहयोग से बहुत शानदार प्रोग्राम सब भक्तों के सहयोग से हो रहा है। जी सर, बताइए। मालन की गली शिव मंदिर में फूलडोल एवं व्यावला का आयोजन करीब 70 साल से चला आ रहा है।
और प्रथा चली आ रही है। जन सहयोग से, मार्केट के सहयोग से तथा मोहल्ले के सहयोग से प्रोग्राम होता रहता है। अब के भी 7 सोमवार लगातार जलधारा होगी, अभिषेक होगा और उसके अलावा लास्ट सोमवार को फूलडोल और भंडारा गायक होगा। कितने ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्यक्रम? 5 ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण है 5, उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें दूध अभिषेक और इसमें जलधारा, दूध अभिषेक और इसके अंदर वो अनार का रस के द्वारा, गन्ने का रस के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने शहर में अंबेडकर नगर स्थित निर्माणाधीन पार्टी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यालय के जल्द निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस कार्य में पदाधिकारियों ने सामग्री एवं अन्य सहयोग प्रदान किया है। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालु उमड़ पड़े। साथ ही मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। यहां देश भर से पहुंचे श्रद्धालु ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। साथ ही पांडुपोल मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। यहां वाहनों की कतारें लगी रही। उधर हनुमान जी के भक्त गोविंद जोशी ने सीएम गहलोत द्वारा की गई उस घोषणा को पूरी करने पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने पांडुपोल सरिस्का गेट से श्रद्धालुओं की निःशुल्क आवाजाही की बात कही थी। गौरतलब है कि पांडुपोल हनुमान जी मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है, जो बजरंगबली द्वारा भीम का घमंड दूर करने की घटना याद दिलाती है। इसके अलावा रास्ता बनाने के लिए भीम ने गदा से पहाड़ पर वार कर पोल किया था, जहाँ से झरना बहता है। श्री गजानाथ पांडुपोल हनुमान जी महाराज जो टहरा की तलेटियों पर स्थित है, उसमें आज बाबा का भव्य श्रृंगार था और भक्तों का तांता लगा रहा सुबह से ही। और जैसा कि अभी 2 महीना पूर्व 12 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर के अंदर घोषणा की थी कि जो टिकट है उसको निःशुल्क कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक उसका कोई आदेश नहीं आए हैं। और ये पांडुपोल जो स्थित मंदिर है, इनका पुजारी को भी कहना है कि ये जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए, आदेश आने चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो इसको या तो लागू करे, और घोषणा की है तो इसको जल्द लागू करे, जिससे लोगों को इसका फायदा मिल सके। उल्लेखनीय है कि प्राचीन पांडुपोल हनुमान मंदिर में प्रवेश पर लगने वाले शुल्क को हटाने के लिए कैबिनेट मंत्री टेकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया था। इसके बाद 12 मई को मुख्यमंत्री ने मिनी सचिवालय की सभा में घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया है। सरिस्का अभ्यारण्य बनने के बाद मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से प्रवेश शुल्क वसूला जाने लगा था। उधर कैबिनेट मंत्री टेकाराम जूली के अनुसार शुल्क मुक्ति का रिमाइंडर वन विभाग को भिजवाया गया है। अपने अलवर के अंदर घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कि जो अपने ये पांडुपोल के जो रसीद कटती अपने 60 रुपए की मोटरसाइकिल की, ये फ्री करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज भी ये वसूला जा रहा है। आज डेट है 22/7/2023, तो आज के दिन भी ये बिल काटा जा रहा है 60 रुपए का। टेकाराम जूली जी ने
और हमारे मोहम्मद साहब ने कहा है कि पांडुपोल के दर्शनार्थियों को अभी प्रवेश में कोई टिकट लगता है, दर्शन करने वालों को टिकट किस बात का ले सरकार, तो मैं घोषणा करता हूं कि ये निःशुल्क कर दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मई को मिनी सचिवालय के प्रांगण में आयोजित सभा में सार्वजनिक रूप से पांडुपोल को शुल्क मुक्त बनाने की घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य है श्रद्धालुओं का अभी तक वह घोषणा लागू नहीं हुई है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में गहरा रोष भी व्याप्त है और कई बार इस क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज ही उन्होंने बताया है कि इसके लिए रिमाइंडर भेजा गया है। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री के घोषणा से ऊपर बन रहे हैं। ऐसे में उदासीन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कार्रवाई करना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं के मन में हनुमान जी की जो श्रद्धा है वो भी बने रहे और सरकार के प्रति जिस प्रकार की सकारात्मक सोच है वह भी बनी रहे। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। बरखेड़ा स्थित चावड़ माता मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वापस चावड़ माता मंदिर पहुंची। श्रद्धालु रामफूल ने बताया कि यहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 24 जुलाई से शुरू हुई है। कथा वाचन पंडित श्रीनिवास शास्त्री द्वारा किया जाता है। साथ ही 31 जुलाई को हवन पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मालाखेड़ा खंड के ग्राम खेड़ली स्थित भैरूजी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ एवं धर्म चर्चा की गई। साथ ही रामायण का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में सतीश शर्मा, मुकेश शर्मा और सत्संग टोली के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं महंत मदन दास महाराज ने पूजा अर्चना के साथ भैरू बाबा की महाआरती करवाई। उधर श्रावण मास के मंगलवार को श्रद्धालुओं ने शिवालय में जाकर रुद्र के अवतार बजरंगबली और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक रोहतास शर्मा ने बताया कि मालाखेड़ा प्रखंड के कोठारी बास स्थित शिव मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों ने पूर्व विधायक जयराम जाटव का जन्मदिन गत रात्रि को केक काट कर मनाया। इस मौके पर जयराम थैंक्स क्लब के युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मिठाई वितरित की गई। वहीं युवाओं ने यह संकल्प लिया कि पूर्व विधायक जयराम जाटव को भाजपा से टिकट दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा उनके साथ फील्ड में जाकर प्रचार प्रसार भी करेंगे। श्रावण मास में उमस और गर्मी का माहौल फिर से हो गया है। हालांकि रात्रि को कुछ जगह बारिश से राहत भी मिली थी। उधर तेज बारिश नहीं होने के कारण जयसमंद, सिलीबेरी, मानसरोवर और विजय मंदिर बांध अभी पर्याप्त पानी से वंचित है। व्यापक वर्षा की स्थिति में ही इनका जलस्तर बढ़ेगा। टेला तहसील के ग्राम कोटड़ी रामपुरा के निवासी वृद्ध दंपत्ति की मदद के लिए बुजुर्ग हमारी धरोहर अभियान शुरू किया गया है। डॉक्टर अभिमन्यु सिद्ध ने इसका आगाज किया है। ग्रामवासी बाबूलाल एवं नारंगी देवी के कोई संतान नहीं है। सरकार की तरफ से पेंशन भी एक को ही मिल रही है। इस तरह यह बुजुर्ग दंपत्ति बड़ी कठिनाई के साथ अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझते हुए डॉक्टर अभिमन्यु सिद्ध ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वे उन्हें हर महीने राशन उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा उनके घर की मरम्मत भी करवाई जाएगी। वहीं इस दौरान अध्यापक प्रहलाद मीणा, दिनेश बलाई, रजनीकांत शर्मा और नागराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा अलवर कलेक्टर रहे डॉक्टर जितेंद्र सोनी को सुधींद्र पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रेष्ठ लेखक के लिए राज्य स्तरीय 2 पुरस्कार NHM के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सोनी को हासिल हुए हैं। उन्हें हिंदी कविता के संग्रह रेगमाल के लिए सुधींद्र पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले सांवर दैया कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा भी हो चुकी है। मालाखेड़ा क्षेत्र के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इन दिनों बड़ी संख्या में मौसमी रोगों के पीड़ित पहुंच रहे हैं। इनमें डायरिया और बुखार के मरीज अधिक हैं। CHC में रोजाना करीब 500 जांच हो रही थी, लेकिन इसका आंकड़ा अब 700 के पार पहुंच गया है। प्रभारी अधिकारी मनीष मीणा के अनुसार प्रमुख रूप से मलेरिया, टाइफाइड और CBC की जाँच की जा रही है। मालाखेड़ा अस्पताल में रोगियों की भरमार और अस्पताल तथा लैब के कर्मचारी हुए लाचार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में इन दिनों मौसमी बीमारी के बहुत रोगी आ रहे हैं, जहां जांच का दायरा 500 से बढ़कर 700 से अधिक हो गया है और अस्पताल समय के बाद भी जांच कर रोगियों को दवा और रोगोपचार की व्यवस्था की जा रही है। एकाएक मौसमी बीमारी के चलते वायरल और बुखार की जांचें अधिक हो रही हैं। इसके अलावा टाइफाइड, डेंगू, CBC की जाँच भी अधिक हो रही है।
जयपुर डिस्कॉम के उमरेड फीडर में कर्मचारियों की मनमानी के चलते आम जन त्रस्त है। वहीं क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर विद्युत निगम कार्यालय पहुंचे और एक्सेन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि ऑनलाइन शिकायत करने के 4-5 दिन बाद भी इसे दुरुस्त नहीं किया जाता। वहीं क्षेत्र में बार बार लाइट की कटौती होती रहती है। शिकायत करने वालों में उप प्रधान महेश कुमार सैनी, पूर्व सरपंच मदन मुरारी खटीक, तोताराम गुर्जर और भोला गुर्जर आदि मौजूद रहे। वहीं विद्युत अधिकारी इशाक खान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अकबरपुर कस्बे में बंदरों के आतंक ने नाक में दम कर दिया है। उत्पाती बंदर घरों के आगे बैठ जाते हैं और लोगों के बाहर निकलते ही काट लेते हैं। लोग उन्हें दिन भर भगाते भगाते परेशान हो चले हैं, लेकिन पंचायत और प्रशासन इन्हें पकड़वाने को लेकर उदासीन बने हुए हैं। बंदरों का बहुत बुरा आतंक है। यहाँ पर घर में से निकल भी नहीं सकते और घर में मतलब कि जैसे घर में आके बैठ जाते हैं, घर में घुस सकते हैं। बहुत ज़्यादा आतंक है। ऐसे मंडराते हैं, 2-3 हादसे भी हो चुके हैं। अकबरपुर कस्बे के लोहाटी मोहल्ले में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में पूतना वध की कथा सुनाई गई। इस मौके पर भगवान के जन्म की झांकी भी निकाली गई। वहीं हनुमान जी के मंदिर में कथा के दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालु नृत्य करती हुई दिखाई दी। नटनिका 12 में श्रद्धालुओं के लिए ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। पांडुपोल, भृतरी धाम, तालवृक्ष और नलदेश्वर जाने वाले भक्तों के लिए यह इंतजाम किया गया है। धर्मपुरा गांव के लोगों ने यह प्याऊ लगाई है। गौरतलब है कि इन धार्मिक स्थलों पर श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बोले के भक्तों में कितना उत्साह है। महीना में जैसा धर्म के लिए प्याऊ लगाइए, पानी प्यादा, जनता को सेवा कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा यही सेवा का ही काम है। कौन सी जगह लगाइए? नटनिका 12। अच्छा, यहाँ आगे कौन कौन से धार्मिक स्थल पड़ते हैं? आगे नलदेसर है, तालवृक्ष है, भर्तरी है, फिर नारायण जी निकल जाओ सीधा। यहाँ मौका ऐसा है, सब जगह की तीर्थ को यहीं कर है विकास। धर्मपुरा गांव। कठुमर विधानसभा मुख्यालय पर भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटो ने चेयरमैन शेर सिंह मीणा और मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। साथ ही पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए युवा बेरोजगारों के सपनों का कत्ल होने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार अपराध रोकने की बजाय अपराध को दबाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाती है। इसके अलावा कर्ज माफी नहीं होने के कारण किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर संयोजक सुनील गोयल, सह संयोजक पंकज कटारा, विकास भारद्वाज, राजेश जाटव, मुन्नी और बाबूलाल आदि मौजूद रहे। आपके करौली में एक लड़की के साथ उस लड़के ने बलात्कार किया। उसके फादर के बाप के सहयोग से उसको पिस्टल से गोली मार दी गई और कुएं में पटक दिया गया। टोडा भीम की घटना है, आपको सुना होगा। ये ऐसी बलात्कार की घटना है मेरे अलवर में। अलवर ग्रामीण में एक मूंग बकरी बालिका 2 साल पहले उसको घर से उठा दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म हुआ और वो अस्पताल में जब एसएमएस भर्ती कर दी गई, डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी, दुख तर्कों में इतने घाव हैं, चोट है और ये बलात्कार की घटना जैसी है। राजस्थान अलवर जिले की एसपी थी, वो बलात्कार को स्वीकार कर रही थी और जब 4-5-6 दिन के बाद में राजस्थान सरकार का दबाव आया और उस बलात्कार की घटना को बदल दिया गया। क्यों? कि वो बालिका मूक बधिर थी, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। ऐसी घटना अनेकों हुई। भटपुरा गांव में हुई। अनुसूचित जाति का लड़का जवान 12वीं क्लास में पढ़ता था, अपने घर से आ रहा था किसी कस्बे में ट्यूशन करने के लिए। रास्ते में कोई गांव था, वहां उसकी कोई मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति से भिड़ गई, बच्चे से भिड़ गई। उस जिससे बच्चे को भिड़ी थी मोटरसाइकिल, उसको गहरी चोटें नहीं थी, लेकिन ऐसा जख्म था कि उन लोगों ने, गांव के लोगों ने, एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसका सिर जो है दीवार में देकर के मार देगा। इकलौता लड़का था। हम एसपी से मिले, डीवाईएसपी से मिले। उस भटपरा का उस केस में दुर्घटना दिखा देगा। ऐसी घटना हमारे झिवाड़ा में हुई, टपुगड़ा के पास। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता टपुगड़ा में सीएचसी के सामने बैठे रहे। न्याय मिलना चाहिए। उस लड़के को भी एक्सीडेंट में दिखाया गया। प्रशासन ने कहा कि हम इनके परिवार को नौकरी देंगे। जब 1 महीना निकल गया, उस झरवाना के उस बालक जो मारा गया था,
उसके बाप ने हत्या कर दी, आत्महत्या कर दी। सूरदास था, अनेकों राजस्थान में घटनाएं हुई। आपको कितनी घटनाएं गिनाएंगे तो वो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए ये राजस्थान की जो सरकार है, गूंगी, बहरी और लूली मैं क्यों कहता हूं, अपंग क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान। हर मोर्चे में विफल है। अब फसल का टाइम है, जुलाई का महीना है, आप 4 महीना पीछे जाएंगे। किसान की बात कर रहे हैं, किसानों को समय पे यूरिया खाद नहीं मिला, किसानों को समय पे डीएपी खाद नहीं मिला। तुरंत आपकी जो फसल हम किसान पैदा करते हैं, जो गवर्नमेंट के मूल्य हैं, उन मूल्यों पे, सरकारी मूल्यों पे राजस्थान की सरकार ने सरसों, चना, गेहूं और जौ और बाजरे के टाइम में बाजरा नहीं खरीदा गया। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में बड़ौदा में अनाज मंडी में नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस सरकार पर किसान कर्ज माफी नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर भी वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार को घेरा। इस मौके पर सुखवंत सिंह, रमन गुलाटी, अशोक सेन, रामजीलाल यादव, गोवर्धन सिसोदिया और निर्मल प्रकाश सूरा आदि मौजूद रहे। किसान नहीं सहेगा राजस्थान। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। सफिया खान मुर्दाबाद, सफिया खान मुर्दाबाद, सफिया खान मुर्दाबाद, सफिया खान मुर्दाबाद। तुष्टिकरण ने चीनियान नहीं सहेगा राजस्थान, तुष्टिकरण ने चीनियान नहीं सहेगा राजस्थान। अपराध है जहां बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध है जो बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। उधर टपोकड़ा स्थित पृथ्वीराज चौहान चौक के समीप किसानों के बकाया लोन नोटिसों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जलेश सिंह रावत के आह्वान पर हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष उमेद भाया रहे। ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि गहलोत सरकार ने किसानों से संपूर्ण कर्ज माफ करने का वादा किया था। उधर इस अवसर पर प्रवीणी यादव, हर्ष यादव, दिनेश यादव, ओमवीर सिंह चौहान, कमल यादव और विक्रम यादव आदि उपस्थित रहे। दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। जिंदाबाद भारतीय ओबीसी मोर्चा, जिंदाबाद भारतीय ओबीसी मोर्चा, जिंदाबाद। युवाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। विरोध प्रदर्शन हमारे संपूर्ण प्रदेश में चल रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया है कि जो कांग्रेस सरकार है, इन लोगों ने किसानों से जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कर्जा माफ़ी का, वो कर्जा माफ़ी नहीं हुई है। और आए दिन जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूटपाट हत्या का माहौल है। इसके विरोध में नहीं सहेगा राजस्थान। और वहीं अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत थाना गाजी प्रवास किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक, बिजली की दरों में बढ़ोतरी और किसानों से वादा खिलाफी के पहलू सामने रखे। साथ ही पांडुपोल हनुमान मंदिर में प्रवेश के लिए टैक्स हटाने की झूठी घोषणा करने के आरोप भी लगाए। यहां होटल मधु विलास में हुई प्रेस वार्ता के दौरान हरिओम कटारा, हरिशंकर खंडेलवाल, राजेंद्र शर्मा, श्रवण जांगीर, श्रीकांत शेरावत और पुष्पेंद्र जैन आदि उपस्थित रहे। इसके बाद कस्बे में कैनोपी लगाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। सरकार लोकतांत्रिक तरीकों का गला घोट रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है। दिलावर जी के साथ करना, अपने ही मंत्री गुड़ा जी को 1 मिनट में उठाकर फेंक देना, उसके बाद उनको कल दबोच कर पीटना, ये सब करना, ये सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों का परिणाम है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है राजस्थान में राज करने का। इसको अब जाना होगा। जनता परेशान हो चुकी है, जनता ने आह्वान किया है, अब नहीं सहेगा राजस्थान। जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता की आवाज़ बनकर इस सरकार के सामने खड़ा है। अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तो ये मान लीजिए, अब लोग ऐसे गिन रहे हैं 90 दिन, 89 दिन, 88 दिन, अब दिन की गिनती है। ये सरकार जाएगी और उसके बाद परमानेंट जाएगी। अब तक 5-5 साल के लिए जाती थी। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आएगी, वो निश्चित रूप से परमानेंट होगी। मेरा ये मानना, आम जन के दुख हरण करने का काम राजस्थान की अब जो आने वाली सरकार है वो करेगी।
खेड़ली क्षेत्र के प्रसिद्ध धोलागढ़ देवी मंदिर प्रांगण में प्रजापत समाज की आम सभा आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि प्रजापत समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर सिंह दुल्हेपुरा रहे। वहीं रामोतार चौधरी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष मोहन, कोषाध्यक्ष राम सिंह, सचिव पूरन और संयुक्त सचिव पर वीरेंद्र सोंकर को नियुक्त किया गया है। सभा के दौरान 27 अगस्त को आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संपत राम कानूनगो, राजीव प्रजापत, रामनिवास, बाबूलाल, लोकेंद्र प्रजापत और सुरेश प्रजापत आदि की मौजूदगी रही। कठुमर तहसील के विधानसभा के प्रजापति समाज के अध्यक्ष का चुनाव पूरे दिन लगभग 400-500 पंच पटेलों की उपस्थिति में, पूरी विधानसभा क्षेत्र से पंच पटेलों की उपस्थिति में मंथन करने के बाद, पूरे दिन भर मंथन करने के बाद अब शाम को नतीजे पर पहुंचे हैं और श्री रामोतार जी कठुमर को अध्यक्ष पद पे निर्वाचित किया गया है और इनके साथ में पूरी 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है और इसको सभी समाज बंधुओं ने एक राय होकर आम सहमति से इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। क्या आप सभी लोग तैयार हैं या सहमत हैं इस फैसले से? खैरतल के अग्रवाल धर्मशाला में पिछले 10 दिन से जादूगर सम्राट बिलाल का शो जारी है। इसे लेकर विद्यार्थियों में रुझान सामने आ रहा है। वहीं बिलाल ने बताया कि मैजिक के जरिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संदेश भी दिया जा रहा है। उधर मंगलवार को लायंस क्लब के सदस्यों ने जादूगर सम्राट का स्वागत किया। वाहन चोरों के विरुद्ध थाना शेखपुर अहिर की पुलिस ने कार्रवाई की है। मोटरसाइकिल चोरी करने के 3 आरोपियों को 24 घंटे में ही पकड़ लिया गया है। साथ ही बाइक जब्त कर ली गई है। इन छात्रों में धीरज यादव, उपदेश और विक्की सैनी शामिल है। इस बारे में जानकारी दे रहे थाना अधिकारी हरदाल सैनी। तिजारा कस्बे के दीवान वाली चौक पर प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दर्जन भर चालान काटे हैं। चौधरी ने बताया कि हेलमेट नहीं लगाने, वाहन चलाते वक्त फोन पर बातें करने आदि को लेकर कार्रवाई की गई। साथ ही चालकों की समझाइश भी की गई। राजस्थान की गहलोत सरकार के 4.5 वर्ष बीत चुके हैं। तिजारा में बसपा टिकट पर जीते संदीप यादव ने बाद में सत्तारूढ़ दल का दामन थाम लिया था। वहीं क्षेत्र के गोटड़ा, गहनकर, मौसमपुर, ककराली और रामबास में हमने उनके कार्यकाल के बारे में लोगों की राय जानी। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा एवं सड़क आदि के कार्य विधायक द्वारा करवाए गए हैं, लेकिन कई इलाकों के विकास से वंचित रहने पर विधायक के विरुद्ध नाराजगी भी नजर आई। क्या कह रहे हैं तिजारा विधानसभा के ग्रामीण, आइए सुनते हैं। क्षेत्र के आज गोटड़ा गांव में हम पहुंचे हैं और निकट चुनाव अब आने वाले हैं 2023 के। अब यहाँ लोग बैठे हैं। वर्तमान जो विधायक संदीप यादव ने जो विकास कार्य गोटड़ा गांव में कराया है, उनसे आज हम जानते हैं कि तिजारा क्षेत्र के गोटड़ा गांव में आज क्या गोटड़ा गांव में विकास कराया है। आइए जानते हैं। हाँ बाबा, विधायक जी ने क्या विकास कार्य कराया है? मेरा नाम मातादीन यादव है। मैं रिटायर्ड एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर पद से रिटायर हुआ हूँ और विधायक महोदय ने सबसे पहले शुरुआत हमारे हरिजन मोहल्ला में 17.5 लाख रुपए से एक गली को पक्का कराया है। उसके बाद में गहनकर मोड़ से और धोड़ा कुआ तक 1.5 करोड़ में सड़क का निर्माण और गोटड़ा गहनकर जो हमारा डांडा का हुआ है रोड, उसमें 1 करोड़ रुपया लगा, वो कराया है। पशु चिकित्सालय 50 लाख से बिल्डिंग तैयार कराई और पीएससी खुलवाई, पुलिस चौकी खुलवाई और हमारा जो स्कूल राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रों का है उसमें एग्रीकल्चर खुलवाया है और जो महात्मा गांधी स्कूल खुलवाया है, पुलिस चौकी खुलवाई। हमारे यहाँ इस तरह काम करा है बहुत ज़्यादा। विधायक काम से आप खुश हैं? हाँ खुश। हमारा गांव चंडीगढ़ बना दिया, बहुत खुश है। हमारी पूरी पंचायत वही काम कर रही है। इधर मातादीन फौजी और हमारे विधायक ने जितना काम करवाया आज तक किसी भी विधायक ने नहीं करवाया जितना कि संदीप जी ने काम करवाया है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की ओर से, शिक्षा की तरफ से भी और ये पीएससी खुलवा दिया, जो कि हम 20 साल से नेताओं के चक्कर लगाते रहे लेकिन किसी ने नहीं खुलवाया और संदीप जी ने
हमारे PSC खुलवा दिया। बताएंगे रोड से। मेरा नाम नंद कुमार है। साहब संदीप यादव ने बहुत काम किया था हमारे साथ। सड़क की बात करें तो सड़क विकास कैसे? हाँ साहब, सड़क का साहब पूरी विकास कराया साहब। हमारे गाँव कच्चे ही ना और साहब हमारे गाँव साहब बहुत बढ़िया काम करवाया इन्होंने। शिक्षा का भी वैसे भी सब काम बढ़िया ही करा। गाँव तो बड़ो खुश है उनसे। विधायक खुश है। यदि वर्तमान टिकट मिल जाती तो वोट उसको देंगे? न वोट देंगे और क्या करेंगे। हम तो कैंडिडेट देखेंगे, चाहे मिल जाएगा नहीं वो आएगा वोट। विकास के बारे में बात करते क्या खुश है? यादव संदीप जी ने हमारे गाँव में बहुत काम कराया है विकास के। शिक्षा क्षेत्र में भी, रोड में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी। तो गांव की कम से कम 30 साल से मांग थी PSC की, वो कराई। तो दर्जे का भवन बनवाया, गांव के चारों सड़कों पर जाल बिठा दिया, वो विकास कार्य कराया। हीरेलाल जी, ये रोड किसने बनाया है? जो संदीप ने। तो विधायक के विकास कार्य से कैसे हैं? खुश हैं आप? हाँ, हम तो खूब खुश हैं। तो क्या क्या शिक्षा के बारे में बात करें तो? काम बढ़िया करा है। सतीश जी, क्या विकास करा है विधायक ने? विकास रोड बनवा दे, इंटरलॉकिंग, इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुलिस चौकी खुलवा दी और PSC और स्कूल को लिया। हाँ, स्कूल को पशु चिकित्सालय बनवा दी। मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, आपके सड़क के बारे में क्या कहेंगे? क्या हमारा रोड ना बनो, सब गंदगी में निकल रहा हूँ। पानी भरो दुनिया भर को, देख लो वाल्मीकि मोहल्ला। तो कोई सुनाई नहीं करी? सुनाई कि खूब कह लिया हम तो सबसे। सरपंच वगैरह ने, विधायक ने? विधायक का फोटो पहुंचा दियो सबन से, कह लिया को नंबर ना हरो। ये कौन सा वार्ड है? चौथा। तो विधायक कुम्हारन के सामने। विधायक के कार्य से खुश नहीं हो आप? खुश क्यों ना? खुश तो खूब है, खुश सब हुआ। सारा गली गली साफ करती हमारी गली रहेगी। ओम प्रकाश जी, ये जो रोड बनाया है किसके द्वारा बनाया गया? संदीप विधायक। तो शिक्षा की बात करें तो कैसा शिक्षा में काम किया? यहाँ चिकित्सा में स्कूल हमारा काम बढ़िया करा था। तो यदि टिकट मिलती है संदीप को तो आप वोट देंगे? बिल्कुल। ये रोड बनवा। अच्छा। विधायक ने हमारे हॉस्पिटल बनवाया, पशु औषधालय बनवाया, और शमशान घाट में टाइल्स लगवाई, रोड बनवाया, इंग्लिश स्कूल बनवाया और पुलिस चौकी बनाई, स्कूल ग्राउंड का डंडा और स्कूल खेल ग्राउंड का डंडा। तो विधायक के कार्य से कैसे खुश हैं आप? खुश हैं। घेणकर गांव में विकास की बात करें तो 4.5 साल कांग्रेस के बीत गए। वर्तमान विधायक यहाँ संदीप है, तो कैसा विकास कराया है? ये हमारे यहाँ तो बढ़िया करवा है। शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें और रोड सड़क की बात करें तो उसने हमारा सहयोग किया है पूरा। हमारी नई सड़क निकाली, यहाँ से बाईपास निकाली, उसने निकाली है जो, और गांव में कच्चे रास्ते भी बनाए, और जो हॉस्पिटल हमारे गांव में है उसमें उसका सहयोग रहा है। जहाँ जितनी उससे मदद मांगी उसने करी है। तो विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट है। 5 साल के पीरियड में सर कोई विकास नहीं है। हमारे पास एक जोड़ी है, जोड़ी में इतनी बुरी गंदगी है, उससे दूषित पानी से ज़्यादातर बीमारी चल रही। कोई के ये जो लग जाए, कोई के कुछ BP वगैरह, मतलब इतनी गंदगी बहुत खड़ो भी ना घुस जाए आदमी। ना सड़क की कोई सुविधा है, अस्पताल में जाना है, पूरा बारिश का पानी मेन रास्ते में, कहीं रास्ता तो विकास नहीं करा है। कोई विकास नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री गुड़ा की लाल डायरी के गुड़ रहस्यों को लेकर बनी चर्चा। भाजपा ने कहा डायरी में भ्रष्टाचार का हिसाब है कैद, वहीं कांग्रेस ने बताया व्यर्थ बयानबाजी। भाजपाइयों ने अलवर कृषि उपज मंडी पर किया प्रदर्शन, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत उठाई किसान कर्ज माफी की मांग। भाजपाई सभापति को हटाने की मांग को लेकर प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा से मिलने जयपुर पहुंचे कांग्रेसी पार्षद, वार्डों में अव्यवस्थाओं को लेकर इस्तीफे की भी दी चेतावनी।
और हथियार की नोक पर व्यापारी से लूटे करीब 6.25 लाख। जालूकी रोड पर सामने आई वारदात। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।